नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। चित्तूर एनकाउंटर पर खड़े हुए सवाल। चश्मदीद ने कहा, पुलिस ने 7 लोगों को बस से उतारकर मारी गोली। वारंगल में हुए एनकाउंटर पर भी सवाल। सत्यम घोटाले में रामलिंगा राजू समेत 10 लोग दोषी करार। 7 साल की सजा, 5 करोड़ का जुर्माना। खातों में हेरफेर का था आरोप। लगातार तीसरे दिन विधानसभा में कश्मीरी पंडितों को बसाने पर हंगामा। मुख्यमंत्री सहित का अलग बस्ती से इनकार। केंद्र सरकार पुराने रुख पर कायम। 3 देशों के दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री। फ्रांस के साथ रक्षा और परमाणु ऊर्जा में अहम समझौते की उम्मीद। जर्मनी कनाडा से निवेश बढ़ाने पर होगा जोर। भारत की क्रेडिट रेटिंग में मूडीज ने किया सुधार। स्टेबल से पॉजिटिव का दर्जा। आर्थिक विकास के पैमाने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए 20 लोगों की मौत को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां पुलिस मारे गए लोगों को चंदन तस्कर बता रही है, वहीं मामले के एक चश्मदीद ने इसे फर्जी एनकाउंटर करार दिया। केंद्र सरकार के साथ मानवाधिकार आयोग ने भी राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। उधर वारंगल में आतंकी संगठन के 5 संदिग्धों के मारे जाने पर भी विवाद खड़ा हो गया है। मंगलवार को हुए चित्तूर एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं। तमिलनाडु में विभिन्न संगठनों में इस घटना के खिलाफ रोष है। मारे गए 20 लोगों में से कई लोग पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के रहने वाले हैं। मारे गए लोगों के परिजन इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दिस प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। लेकिन इस बीच एक एनजीओ ने चित्तूर घटना के चश्मदीद के हवाले से दावा किया है कि 7 लोगों को पहले हिरासत में लिया गया, उसके बाद उनका एनकाउंटर कर दिया गया। लेकिन पुलिस ने भी चंदन तस्करों के एनकाउंटर से ठीक पहले का सीसीटीवी फुटेज जारी करके कार्रवाई को जायज ठहराया है। Doubts will be clarified only after the inquiry. You can't directly ask me now today, okay, you give an opinion, you give a judgment. How can you give a judgment now? Okay, you can't give a judgment now. I can't give a judgment now. I am nobody to pass a judgment. चित्तूर के शेषाचलम के जंगलों में हुए इस एनकाउंटर पर सवाल उठने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ मानवाधिकार आयोग ने भी राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। यह मामला स्टेट रिलेटेड है, तो मैं समझता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट को जो भी करना होगा वो कार्रवाई स्टेट गवर्नमेंट करेगी। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने भी इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं और 2 दिन में रिपोर्ट मांगी है। चित्तूर के अलावा तेलंगाना के वारंगल में मुठभेड़ में 5 कथित आतंकवादियों के मारे जाने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तेलंगाना पुलिस के मुताबिक मंगलवार को पेशी के लिए हैदराबाद ले जाते वक्त भागने की कोशिश में ये सभी मारे गए थे। पुलिस ने बताया, मारे गए लोग स्थानीय आतंकवादी समूह तहरीक गालिबा ए इस्लाम से ताल्लुक रखते थे और अहमदाबाद में भी आतंकी वारदात में उनका हाथ था। गृह मंत्रालय ने इस घटना के बारे में भी तेलंगाना से जवाब मांगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस पूरे मसले पर और बातचीत करेंगे और तकनीकी पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान EN राममोहन साहब हैं, जो कि फॉर्मर BSF हेड। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो इस जो एनकाउंटर हुआ, इसको लेकर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी सामने आ रहा है जो कि कह रहे हैं कि 7 लोगों को बस से उतार कर उनकी किलिंग की गई है। जिस तरीके से सवाल हैं, एनकाउंटर पर हमेशा सवाल खड़े होते रहे, लेकिन यहाँ पर कई सारे ऐसे साक्ष्य दिखते हैं जो कि इस पूरे एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिनको तस्दीक करते दिखते हैं। आप क्योंकि उस पूरे रेंज को बेहतर समझते हैं, किस तरीके का प्रोसीजर है ये, और इस बार जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसमें कितना दम, कितनी आपको दिख रहा है कि सेंस है इसमें? पहली चीज ये है कि कहीं पर भी रिजर्व फॉरेस्ट हो तो जानवर तो होते हैं, हाथी होते हैं, उनका जो टस्क है वो आइवरी है। तो कुछ स्मगलर्स को आते हैं जंगल में, जानवर को मारते हैं, हिरन को मारते हैं मीट के लिए, टस्क के लिए हाथी को भी मारते हैं। और जो फॉरेस्ट के गार्ड्स हैं उनको हथियार भी दिए गए हैं कि पेट्रोलिंग करके इनको प्रिवेंट करना है। दूसरा है कि भी जंगल के जो जितने गांव होते हैं या जंगल के नज़दीक में गांव है, वहाँ पर खबर लेने के लिए इंटेलिजेंस रखना है कि कौन है ये जो स्मगलर्स आते हैं। इसके पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में मेरा जानकारी ये है कि मैं नॉर्थ ईस्ट का असम का हूँ, मैं मणिपुर नागालैंड में काम किया है। वहाँ पर मैंने पहले सुना इस रेड सैंडल स्मगलिंग के बारे में,
और ये रेड सैंडल्स यहाँ काट के चित्तूर के फॉरेस्ट में होते हैं खास। बाकी मेरे ख्याल से इंडिया में दूसरे जगह में ये पेड़ पैदा नहीं होता है, पता नहीं क्यों। यहाँ से काट के ये कैसे ले जाते हैं थ्रू द लैंड राइट अप टू मणिपुर, एंड फ्रॉम मणिपुर बर्मा का बॉर्डर क्रॉस करके चाइना तक जाता है। ये खबर मैं पहले वहीं पर सुना है, और ये बहुत कीमती चीज है, और चाइना में इसका वैल्यू बहुत हाई है। किस कारण के लिए ये लकड़ी यूज करते हैं मुझे पता नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर एनकाउंटर हुआ है कि जो लोग ये काटने के लिए आते हैं उनको पता है कि फॉरेस्ट गार्ड के पास भी हथियार है, तो खुद हथियार के बिना वो कोई नहीं आएंगे, और काटने का पार्टी अगर होगा तो कहीं पेरीमीटर में हथियार वाले लोग तो खड़े होंगे। ऐसा कोई घटना नहीं है, कहीं कोई हथियार नहीं मिला है, हथियार नहीं मिला है, लोग भी नहीं पकड़े गए हैं, और इतने बड़ी संख्या में एक साथ लोगों को मार देना, क्या वाकई रिटेलिएट कर रहे थे या फिर वो भागने की कोशिश या उन्होंने हमला किया, आप गोली चला सकते हैं? कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एविडेंस आया है कि ये बस में आ रहे थे और इनको 7 आदमी से 8 आदमी, एक आदमी को छोड़ दिया, 7 आदमी को पकड़ कर ले गए। एक आदमी कोई लेडी के साथ बैठा था, इन्होंने सोचा ये पार्टी दूसरा है, इसलिए उसको नहीं पिकअप किया। वही वापस जाके खबर दिया है कि ऐसा ऐसा उसने नाम बताया गया है, क्योंकि ये मुझे बड़ा डाउटफुल लग रहा है। और जो ये रेड सैंडल स्मगलिंग के बारे में बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है, ये बहुत कॉस्टली वुड है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मेरे ख्याल से पता नहीं क्यों ऐसा किया है। ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। मैं तो 35 साल पुलिस अफसर रहा हूँ, और हम अगर झूठ करेंगे तो फिर देश का हालत क्या होगा। एक चीज जो राममोहन साहब मैं समझना चाहूंगा कि फॉरेस्ट एरिया में जब इस तरह के, मैं कहूं कि जो बड़े तस्कर हैं उनको पकड़ने या उनको रोकने की जिम्मेदारी वहां के लोकल स्टाफ को मिलती है, जो सुरक्षा लोग तैनात होते हैं, कितनी संभावना इस बात की होती है कि वो सीधे गोली चला सकते हैं, या फिर किन परिस्थितियों में गोली चला सकते हैं? यहां पर जब दिख रहा है कि किसी के पास कोई हथियार नहीं मिलता है, एक ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को बस उतार कर मार दिया जाता है, तो क्या ये माना जाए कि ये पूरा प्लांटेड था और कुछ खास प्रमोशन लेने के लिए एक जो फितरत, जो हैबिट दिखती है कई बार कुछ पुलिस अधिकारियों में, ये उसका नतीजा, उसका रिजल्ट? मेरा एक्सपीरियंस इसमें आसाम के फॉरेस्ट में है। मैं पूरा आसाम में नौकरी किया हूँ, मैं तेजपुर में DIG था, IG ऑपरेशन था, पूरा आसाम में, पूरा आसाम घुमा हूँ। वहाँ पर बहुत रिजर्व फॉरेस्ट है, बहुत तगड़ा रिजर्व फॉरेस्ट है, और उसमें एक जानवर है जिसका हॉर्न जो है वो बहुत कीमती है, ये राइनोसरस है, और राइनोसरस को मारते हैं लोग, और उनको पकड़ने के लिए स्पेशल फॉरेस्ट के गार्ड्स जो है वो ट्रेन किए जाते हैं, और पुलिस उनको हथियार इशू करते हैं और ट्रेन करके उनको पेट्रोलिंग में भेजते हैं। मैंने कभी असम में नहीं सुना है कि ये पेट्रोलिंग पार्टी जो है फॉरेस्ट गार्ड्स के स्मगलर्स के साथ मिला हुआ है, क्योंकि वो अपना जानवर को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि राइनो तो बहुत कम है और रेयर है, और उनका फॉरेस्ट और असम का स्पेशलिटी है असम राइनो जो है। तो मैंने कभी ऐसा इन्वॉल्वमेंट का सुना नहीं है। लेकिन ये बात दूसरी है, सैंडल्स लकड़ी है और पेड़ है, और बहुत पेड़ होते होंगे फॉरेस्ट में, उनके भी बहुत पेड़ होगा, तो इसमें कॉमन डिनोमिनेटर जो है पैसा, इसमें बहुत ज्यादा है, इसीलिए मेरे ख्याल से इतना स्मगलिंग चल रहा है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मेरे ख्याल से कुछ पकड़ नहीं मिल रहा है किसी को भी, दिखाने के लिए ये किया होगा। वही मुझे फर्स्ट टाइम में वही आइडिया मेरे मन में आ रहा है। ये आप करें कि गुड वर्क पोस्टिंग जो होती है वो, लेकिन एक बात है ना, वो भी जो करेंगे तो क्लेवरली करना चाहिए। इनके हाथ में कोई राइफल पकड़ा देना चाहिए था, इनके हाथ में कोई हथियार भी नहीं मिला है, तो फिर बिना हथियार से ये थोड़ी जाएंगे ऐसे फॉरेस्ट में, जब फॉरेस्ट गार्ड के पास हथियार है। नॉर्मली मान लीजिए मैं स्मगलर हूँ, अगर मैं अंदर गया काटने के लिए, मैं 10 आदमी को काटने के लिए रखूंगा, 15 आदमी को बाहर पेरीमीटर में हथियार लेके रखूंगा, तो ऐसे फॉरेस्ट का आदमी आएंगे तो हम इनको मार के ये भाग के चले जा सकते हैं। लेकिन ये बस में पकड़ के ले गया है, इसलिए मुझे बहुत डाउट लग रहा है। और राममोहन साहब, एक और जो सवाल खड़ा होता है इस पूरे एनकाउंटर को लेकर, क्या सत्यता ये जांच की बात तय होगा, लेकिन जिस तरह के लोग थे वो, जिनका बैकग्राउंड सामने आ रहा है, क्या वाकई अगर वो इतनी कीमती बहुमूल्य लकड़ी है, वुड है, चंदन, या आपने कहा कि जो उसकी बहुत ज्यादा प्रीशियस वैल्यू दिखती है, वहां पर वो लोग इतने ज्यादा गरीब तबके से हो सकते हैं जिनका काम कर रहे होंगे? नहीं, प्रॉब्लम मामला ऐसा नहीं है। जो स्मगलिंग पार्टी है वो पैसे वाले होंगे, वो वुड कटर्स नहीं होंगे, वो हायर करेंगे वुड कटर्स को ये पेड़ काटने के लिए, और इनको नहीं बताएगा कि ये इतनी कीमती लकड़ी है। ये तो गरीब आदमी होंगे जो खेती वेती करते हैं, जमीन नहीं है, इनको पकड़ कर ले आते हैं वहां काटने के लिए। तो ये जो बस में जा रहे थे, किस लिए जा रहे थे कि जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं करने से पता नहीं चल सकता। हो सकता है कि ऑर्डिनरी वुड काटने के लिए जा रहे थे, जस्ट फॉर टिम्बर,
फॉर फायरवुड फॉर विलेजेस, ये भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि आप विभाग में रहे हैं, बीएसएफ में रहे हैं, पुलिस बल और उनकी फितर को समझते हैं, इतनी बड़े संख्या में अगर किसी को एनकाउंटर में, मैं कहूं फर्जी है असली है वो सवाल बात का है, उसमें अगर लोगों को मारा जाता है, भले वो अपराधी हो, कितने बड़े अधिकारी तक से उसकी परमिशन लेनी पड़ती है? जो सिस्टम होता है, क्या उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ नीचे के जो वहां लोग मौजूद थे, पुलिसकर्मी थे, उनके पास जानकारी, उन्होंने सीधे एनकाउंटर कर दिया हो, जब तक कि आला ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर जो हायर ऑफिसर हैं उनकी परमिशन ना हो? ये सवाल का जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, ये सैंडर्स जो है बहुत ही कॉस्टली चीज है, बहुत ही कीमती चीज है, तो इसमें पैसे का बहुत होगा, कॉमन डिनोमिनेटर मनी, इट्स नॉट इन ऑर्डिनरी, इट्स इन थाउजेंड्स एंड लैक्स। तो दिखाने के लिए कि हम एक्शन ले रहे हैं, हो सकता है कि एटलीस्ट अप टू डीएफओ लेवल तक खबर होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर इक्वल टू द एसपी, बट इट्स वेरी रॉन्ग फॉर अ डीएफओ टू डू सच अ थिंग। हो सकता है कि नीचे के लेवल में ही किया होगा, आई कांट आंसर एक्चुअली, बिकॉज़ आई एम फ्रॉम असम कार्ड, आई एम नॉट फ्रॉम आंध्र। नहीं, बिल्कुल, आप सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हैं, जो बता सकते हैं आप। पुलिस ऑफिसर, I am very sorry, many police officers have done terrible things. Why only this? They have done crimes worth lakhs of rupees. So it's very, very wrong thing to have done. अब एक आखिरी सवाल रामोहन साहब, जब इस तरह के सवाल खड़े होते हैं किसी एनकाउंटर में, जांच का जिम्मा दिया जाता है, आयोग बनता है या फिर एक कमेटी बनेगी, जांच होगा, कई बार इस तरह के आरोप लगते हैं कि जब पुलिस के किसी एक एनकाउंटर को लेकर जब लोग जांच कर रहे होते हैं तो उसमें काफी ज्यादा पार्शियलिटी सामने आती है। किस तरीके से निष्पक्ष जांच ताकि रिजल्ट जो आए उससे तमाम पक्ष लगे उन्हें कि न्याय मिला है? मैं आपको इसके सीधी सी बात बताता हूँ, मैं पुलिस में स्टेट में काम किया हूँ, सब रैंक में काम किया हूँ, एसडीपीओ से लेके आईजी तक काम किया हूँ, बीएसएफ में डिप्टी कमांडेंट से लेके डीजी तक काम किया हूँ। बीएसएफ में स्मगलिंग बहुत होता है और लाखों रुपयों का स्मगलिंग होता है पंजाब बॉर्डर में। अब ऊपर वाले जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो डाउन द लाइन चले जाता है, और वो ऊपर वाला सीधा है तो डाउन में कॉशियसली करते हैं, फिर भी नीचे से थोड़ा कुछ होता है। अब इसमें मैं क्या बताऊंगा, अगर इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि मैंने कहा था ना ये रेड सैंडर्स बहुत ही कॉस्टली चीज है, इस स्मगलिंग का पैसा तो लाखों रुपयों में जाता है, हो सकता है कहीं ऊपर इन्वॉल्वमेंट होगा, आई कांट गारंटी। इसके चांसेस दिखते हैं आप करें जिस तरीके से पूरा इंसिडेंट सामने आ रहा है। राहुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। थैंक यू। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर है। बड़ा जुर्म, नाबालिग उम्र, आपराधिक न्याय प्रणाली और बच्चों के अधिकारों के मायने। देश देशांतर में आज उम्र नहीं जुर्म देखिए, आज रात 8:30 बजे। देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट घोटाले सत्यम मामले में हैदराबाद की विशेष अदालत ने 10 लोगों को दोषी करार दिया है। इसमें कंपनी के संस्थापक और पूर्व चेयरमैन बी रामलिंगा राजू और उनके भाई भी शामिल हैं। कोर्ट ने सभी दोषियों को 7-7 साल की सजा सुनाई है। राजू और उनके भाई पर 5-5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। राजू पर कंपनी के खातों में हेरफेर कर 7,000 करोड़ के वारंट जारी करने का आरोप है। 6 साल पहले उद्योग जगत में खलबली मचाने वाले 7,000 करोड़ रुपए के सत्यम घोटाला केस में कोर्ट का फैसला आ गया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने बी रामलिंगा राजू और उनके भाई बी रामा राजू को 7-7 साल की सजा सुनाई है। दोनों पर 5-5 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है। Verdict: all 10 who have faced prosecution in the Satyam scam, they have been convicted, and the sentence imposed is 7 years, and various sentences ranging from 2 years to 7 years was imposed on all the accused. सत्यम के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी वदलामणि श्रीनिवास समेत बाकी 8 अधिकारियों को भी 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 25-25 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाए जाने के बाद सभी को जेल भेज दिया गया। इससे पहले अदालत ने रामलिंगा राजू समेत 10 अभियुक्तों को जालसाजी और धोखाधड़ी करने का दोषी पाया। हालांकि उनके पास ऊपरी अदालत में अपील का रास्ता खुला हुआ है।
सत्यन और उनके साथी जो दोषी ठहराए गए हैं उनके सामने एक विकल्प ये खुला है कि वो उच्च न्यायालय में जाएं। 7 जनवरी 2009 को सत्यम घोटाले का खुलासा उस वक्त हुआ था जब बी रामलिंगाराजू ने माना कि कंपनी के बही खाते में गड़बड़ी कर कई सालों तक बढ़ा चढ़ाकर मुनाफा दिखाया गया। इस घोटाले के चलते निवेशकों को करीब 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वहीं बी रामलिंगाराजू और दूसरों को 1,900 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। खुलासे के 2 दिन बाद ही राजू समेत बाकी आरोपियों को आंध्र प्रदेश पुलिस की अपराध जांच शाखा ने गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया था। केंद्र सरकार के दखल के बाद सत्यम कंपनी भी बंद होने से बच गई थी। रविंद्र सिंह शौराण, राज्यसभा टीवी। कश्मीरी पंडितों को घाटी में बसाने के मामले पर जम्मू कश्मीर में राजनीति गर्मा गई है। मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने आज विधानसभा में जानकारी दी कि कश्मीरी पंडितों के लिए अलग बस्ती नहीं बनाई जाएगी। हालांकि इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ किया कि केंद्र अभी भी अपने पुराने रुख पर कायम है। कश्मीरी पंडितों के लिए घाटी में ही अलग टाउनशिप बसाने का विरोध हो रहा है। मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने भी शायद इसी विरोध के मद्देनजर अपने रुख में बदलाव किया है। उन्होंने विधानसभा में साफ किया कि घाटी में कश्मीरी पंडितों को अलग कॉलोनी की बजाय मिली-जुली आबादी में ही बसाया जाएगा। मेरी होम मिनिस्टर इंडिया से बात हुई, मैंने उनको कह दिया ये अलग नहीं रह सकते हैं, अगर होगा तो इकट्ठे रहेंगे। कोई प्लान नहीं, कोई डिसीजन नहीं, हवा बना के कह दिया गया कि भाई इनका अलग कोई होमलैंड बनाया जाए। हालांकि मंगलवार को ही सईद दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले थे और बैठक के बाद उन्होंने विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए अलग टाउनशिप बनाने के लिए जमीन मुहैया कराने की बात कही थी। केंद्र सरकार ने भी कहा है कि कश्मीरी पंडितों के लिए टाउनशिप की योजना में कोई बदलाव नहीं है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का फैसला हुआ था जम्मू कश्मीर के पंडित के रिहेबिलिटेशन के संबंध में, फैसला वही है और उसमें जो हमारी वहाँ के चीफ मिनिस्टर के साथ बातचीत हुई है वो बहुत ही अच्छी बातचीत हुई है। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी और विपक्षी दल अलग टाउनशिप बसाने का विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि इससे सुरक्षा संबंधी खतरे पैदा हो जाएंगे। क्या चाहते हैं वो, कैसे बसाना उनका क्या है, उसका ब्लूप्रिंट क्या है, उसका उनका जो है खाका क्या है, ताकि जो अगर कोई गलतफहमी है वो दूर हो जाए और वो इस अपने मिशन को आगे चलाएं। लेकिन जो ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि उनको कॉलोनीज में अलग अलग जगह बसाया जाएगा, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द पीपल। ये एक बयान नागपुर में आरएसएस के लिए, दूसरा बयान होम मिनिस्ट्री के लिए दिल्ली में और तीसरा बयान कश्मीर में कश्मीरियों के लिए देना, एक पूरा खुद आप कंफ्यूजन पैदा करते हैं और थोपते हो दूसरे लोगों पे। 90 के दशक में राज्य में आतंकवाद की वजह से बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ था। लगभग 62,000 कश्मीरी पंडितों के परिवार दिल्ली सहित देश के कई शहरों में रह रहे हैं। बीजेपी ने राज्य के चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव में भी कश्मीरी पंडितों की वापसी को बड़ा मुद्दा बनाया था। ये मुद्दा राज्य की बीजेपी पीडीपी सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम का भी हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात दिल्ली की, जहां के तुर्कमान गेट रोड में रेज केस में सियासत अब बहुत तेज हो गई है। दिल्ली बीजेपी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को पानी की बौछार भी करनी पड़ी। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली सरकार में मंत्री असीम अहमद खान आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए इस मामले में राजनीतिक रूप देने का आरोप लगा दिया। सोमवार देर शाम को बाइक सवार शहनवाज की कार में सवार कुछ लोगों ने पीट कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली की ये संस्कृति नहीं है और दिल्ली में इस तरह की गुंडागर्दी, इस तरह की बाउंसर की राजनीति दिल्ली में तो कम से कम नहीं होगी। और इसलिए इस हत्याकांड ने हमको मजबूर किया है सड़कों पर आने पर। अगर ये चीजें नहीं रुकेंगी तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरह के संघर्ष जारी रखेगी। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज का मानना है कि भारत के आर्थिक माहौल में सुधार हुआ है। मूडीज ने इसके मद्देनजर भारत की क्रेडिट रेटिंग स्टेबल से पॉजिटिव कर दी है। एजेंसी ने देश के 12 बैंकों और वित्तीय कंपनियों की रेटिंग में भी सुधार किया है। हालांकि एजेंसी ने बैंकों के बढ़ते एनपीए बोझ को लेकर आगाह जरूर किया। विदेशी निवेशकों के लिए मूडीज जैसी एजेंसियों की रेटिंग का खासा महत्व दिखता है। अमेरिका की रेटिंग एजेंसी मूडीज का कहना है कि आने वाले दिनों में भारत बड़ी वित्तीय ताकत बनेगा। आर्थिक सुधार की दिशा में केंद्र सरकार की कोशिशों की तारीफ करते हुए एजेंसी ने कहा
कि भारत में निवेश का माहौल बेहतर हो रहा है। हालांकि मूडीज ने भारत को फिलहाल Baa3 रेटिंग दे रखी है, जो निवेश ग्रेड का सबसे निचला स्तर है। इस बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आर्थिक सुधार की दिशा में और बड़े फैसले लेने की जरूरत बताई। Those macroeconomic factors now are very much in our favor, and now what we have to work on is to ensure that sector by sector, industry by industry, growth picks up so that the benefits follow through to consumers and to our businesses as well. मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम का कहना है कि सरकार का ध्यान आर्थिक विकास के लिए जरूरी कारकों पर ज्यादा है, न कि एजेंसियों की रेटिंग पर। Focus of the government is on what needs to be done for the sake of the economy, and we hope there'll be an investment grade upgrade, but that's not what will drive policy going forward. इस बीच कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार की नीतियों का आर्थिक गतिविधियों पर कुछ खास असर नहीं दिख रहा है। आंकड़ों पर तो मैं जाता नहीं, लेकिन जमीन पर हालत ये है कि आप मार्केट में चले जाइए, कोई धंधा नहीं है, सिर्फ मंदा ही मंदा है। अगर ये आर्थिक मंडी सुधरने के नतीजे में ऐसा हो रहा है, तो ऐसी आर्थिक मंडी का सुधरना जो है, मैं समझता हूँ कोई अच्छी बात तो नहीं मुझे दिखाई दे रही है। मूडीज ने बैंकों के बढ़ते एनपीए को लेकर आगाह किया है। एजेंसी ने कहा कि आने वाले महीनों में बैंकिंग प्रणाली में सुधार न होना भारत की साख के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस, जर्मनी और कनाडा के दौरे पर रवाना हो गए। पहले पड़ाव में आज देर रात प्रधानमंत्री पेरिस पहुंचेंगे। इस दौरान भारत और फ्रांस के बीच रक्षा और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में कई समझौतों पर दस्तखत होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री 12 अप्रैल को फ्रांस से जर्मनी के लिए रवाना होंगे। 3 देशों की यात्रा के पहले दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की दोपहर फ्रांस की राजधानी पेरिस के लिए रवाना हुए। इस यात्रा के दौरान उन्हें राजनीतिक स्तर पर 2 अहम मुद्दे तय करने होंगे। इसमें फ्रेंच लड़ाकू विमान राफेल की खरीद और परमाणु ऊर्जा में सहयोग की शर्तों पर बातचीत प्रमुख है। इन मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है, लेकिन उसकी कीमत के बारे में मतभेद बने हुए हैं। इसकी वजह से दोनों को नुकसान हो रहा है। भारत को अपनी रक्षा जरूरतों के लिए फ्रांस से 126 लड़ाकू विमान खरीदने हैं, जिसकी कीमत तकरीबन $20 अरब है। अगर ये सफल हो गया तो फ्रांस के लिए भारत में और अवसर भी बन सकते हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को फ्रांस की रक्षा सामग्री बनाने वाली कंपनियों के साथ अलग से मुलाकात करेंगे। French companies are very capable, very experienced in the defense side, and we hope that the round table with French defense companies would lead to their taking interest in Make in India investments in India in the defense side. फ्रांस के साथ अंतरिक्ष, बुनियादी ढांचे और सवारी विमानों के क्षेत्र में भी सहयोग के अवसर हैं। प्रधानमंत्री की नजर उनके भारत में निर्माण और तकनीक के हस्तांतरण पर भी है, ताकि मेक इन इंडिया का मिशन सफल हो सके। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के साथ उनके शिखर वार्ता में इस मसलों की दिशा तय की जाएगी। फिर साइन नदी में नाव पर चर्चा के दौरान दोनों नेता अनौपचारिक बातचीत में भी रणनीतिक मुद्दों पर एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। मुंबई हमले का आरोपी और लश्कर आतंकी जकीर रहमान लखवी जल्द जेल से बाहर आ सकता है। पाकिस्तान की लाहौर हाई कोर्ट ने प्रांतीय पंजाब सरकार को आज उसकी रिहाई का आदेश दिया। उसकी अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि कई मामलों में जमानत मिलने के बाद भी उसे जेल में रखना सही नहीं। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लखवी को रिहा करने का आदेश दिया था, लेकिन पंजाब सरकार ने 14 मार्च को कानून व्यवस्था बनाए रखने के कानून के तहत लखवी की नजरबंदी का फैसला किया। भारत सरकार ने लखवी की रिहाई के फैसले पर निराशा जताई है। हमारा पोजीशन क्लियर है कि पाकिस्तान का जो अथॉरिटी है और पाकिस्तान का जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो सारा पुख्ता सबूत जो उसके पास अवेलेबल है वो कोर्ट में देना चाहिए और सिंसियरली उसको केस को प्रेजेंट करना चाहिए। संसद परिसर में आज राज्यसभा दिवस मनाया गया। इस मौके पर बच्चों के लिए पेंटिंग और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राज्यसभा के महासचिव शमशेर के शरीफ ने इसमें हिस्सा लेने वाले बच्चों की हौसला अफजाई की और उन्हें पुरस्कार दिए। राज्यसभा सचिवालय में आज सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। संसद के उच्च सदन राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। 13 मई 1952 को सदन की पहली बैठक हुई और अब तक राज्यसभा की कुल 234 बैठकें हो चुकी हैं।
महासचिव महोदय ने भी कहा है कि हमें बच्चों से भी प्रेरणा लेनी चाहिए, उनका से भी हमें कुछ आइडियाज़ लेने चाहिए। तो इस माध्यम से हमने कोशिश किया है कि शायद कोई अच्छे आइडियाज़ हमको मिलें तो हम वो डेफिनेटली हमारे इन बच्चों के माध्यम से, हमारी वेबसाइट के माध्यम से सरकार तक जाएंगे। हो सकता है कि क्लीनर और ग्रीनर जो हमारी एक प्रॉब्लम्स है देश की, वो इसमें दूर हो। खबरों के सफर में इतना ही। नमस्कार।